मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज जो हम लोग शुरू करने वाले हैं, पिछले वीडियो में आपको मैंने बताया था वेक्टर के बारे में और कुछ उसका इंट्रोडक्शन वगैरह बता दिए थे। आज हम पूरा डिफिनेशन के साथ आपको बताएंगे कि आखिर वेक्टर क्वांटिटी होता क्या है। सबसे पहले मैं वेक्टर क्वांटिटी के बारे में आपको बता दूं कि वेक्टर क्वांटिटी क्या है। दैट फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैज डायरेक्शन मैग्नीट्यूड एज वेल एज लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, यानी ऐसा फिजिकल क्वांटिटी, ऐसा भौतिक राशि जिसके पास डायरेक्शन हो, मैग्नीट्यूड हो और वह लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के नियम को पालन करे, वैसे फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। तो इसी बात को मैंने लिखा है कि दैट फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैज डायरेक्शन मैग्नीट्यूड एज वेल एज फॉलो ऑफ लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी, यानी ऐसी भौतिक राशि जिसके पास डायरेक्शन हो, मैग्नीट्यूड हो और वह लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के नियम को पालन करे, फॉलो करता हो, तो उसको हम लोग वेक्टर कहते हैं। चलिए, ये बात आपको समझ में आ गया। अब किसी को वेक्टर होने में क्या क्या जरूरी इंपॉर्टेंट टर्म है वो देखिए, वो समझ लीजिए। इन वेक्टर क्वांटिटी देयर इज अ स्पेसिफिक आपका डायरेक्शन, स्पेसिफिक डायरेक्शन होगा, स्पेसिफिक डायरेक्शन, यानी उसमें जो डायरेक्शन होना चाहिए वो एक स्पेसिफिक होगा। समझे? उसका जो डायरेक्शन ऐसा नहीं है कि जहां तहां जैसे तैसे होगा, वो आपका वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगा। तो ये पहला इंपॉर्टेंट टर्म है कि इन वेक्टर क्वांटिटी देयर इज अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। और वेक्टर क्वांटिटी ऑलवेज रिप्रेजेंट इन अ प्लेन। वेक्टर क्वांटिटी को अगर आप रिप्रेजेंट करोगे तो कहां करोगे? प्लेन में। और प्लेन कौन सा होगा? तो एक्स एक्सिस होगा, वाई एक्सिस होगा और जेड एक्सिस होगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड आर नेसेसरी कंडीशन फॉर वेक्टर। अगर वेक्टर आपको किसी चीज को दिखाना है, वेक्टर के बारे में बताना है, तो उसमें आपके लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन वो सेकेंडरी मैटर होता है, लेकिन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन यह आपका प्राइमरी वैल्यू होता है। ये आपको होना ही चाहिए। अगर ये दोनों में से कोई एक नहीं है तो वो वेक्टर नहीं हो सकता है। यानी अगर बिना डायरेक्शन की, डायरेक्शन नहीं है, केवल मैग्नीट्यूड है, वेक्टर नहीं होगा। लेकिन आपको समझ लेना होगा कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड जिसमें होगा वही आपका वेक्टर क्वांटिटी होगा। और डायरेक्शन कैसा होना चाहिए? तो स्पेसिफिक डायरेक्शन होना चाहिए। वो डायरेक्शन ऐसा हो जो आपको ये बतावे, किसी चीज के लोकेशन को, किसी भी चीज के पोजीशन को रिप्रेजेंट कर दे, वही आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर क्वांटिटी होने का कुछ और भी कंडीशन है, मैं इसके बारे में अभी बताऊंगा। पहले वेक्टर क्वांटिटी को मैं बता देता हूँ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को आप रिप्रेजेंट कैसे करते हो? तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर, यानी अगर वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी कोई फिजिकल क्वांटिटी है, इसके ऊपर अगर ये साइन दे देते हो तो इसको क्या पढ़ोगे? वेलोसिटी कौन सा क्वांटिटी हो गया? वेक्टर क्वांटिटी हो गया। एक्सेलरेशन क्या है? कोई फिजिकल क्वांटिटी है, इसके ऊपर ये तीर के निशान दे दोगे, क्या हो जाएगा? वेक्टर क्वांटिटी, यानी एक्सेलरेशन आपका वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। यानी अगर आप लिखते हो, इसको क्या पढ़ोगे? आपको वेक्टर क्वांटिटी है, किसका है? वेलोसिटी का, यानी इसको पढ़ोगे वेक्टर भी। इसको पढ़ोगे क्या? वेक्टर भी। इसको क्या पढ़ोगे? वेक्टर ए। ये पढ़ने का नियम हो गया, वेक्टर भी, वेक्टर ए। अब मान लो कि हमको वेलोसिटी दिखाना है, तो ये यहाँ का कोई वेलोसिटी कहाँ पे उत्पन्न होता है? आप लोग 10th क्लास में, 9th क्लास में पढ़े होंगे। वेलोसिटी हम लोगों ने क्या देखा कि अगर कोई ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है और इसका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब डिस्प्लेसमेंट, यानी अगर इस डिस्प्लेसमेंट को टी टाइम में आपका टाइम टेकन जो लगता है वो कितना लगता है? टी टाइम लग जाता है। टाइम कितना लग रहा है? टी लग जा रहा है। तो ये इतना दूर के जो डिस्टेंस को कवर करेगा, तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? वेलोसिटी। मतलब
डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब आप यहां देखो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो इसका डायरेक्शन क्या हुआ, स्पेसिफिक हो गया, स्पेसिफिक डायरेक्शन हो गया, इसीलिए वेलोसिटी कौन सा हुआ, आपका वेक्टर क्वांटिटी हो गया। यानी आपको वेक्टर किसी को रिप्रेजेंट करना है तो उस पे ये तीर का निशान लगना चाहिए, तीर का निशान लगा दो, वेक्टर पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है, अब यहाँ पर देख लो, और भी मैं बात बता दूं, अगर यहाँ पे हमने वेलोसिटी ना लिख के क्या लिख दिया, स्पीड, क्या लिख दिया मैंने, स्पीड, और या मैंने स्पीड लिख दिया, और स्पीड को मैंने डिनोट कर दिया एस से, स्पीड एस हो गया। अब मान लो यहाँ भी तो स्पीड हो रहा है, वेलोसिटी और स्पीड, स्पीड को हम लोग वेलोसिटी नहीं बोल सकते हैं, लेकिन वेलोसिटी को स्पीड हम बोल सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर वेलोसिटी तो स्पीड बन जाता है, ठीक, समझिए बात को, वेलोसिटी को आप स्पीड बोल सकते हो, लेकिन स्पीड को आप वेलोसिटी नहीं बोल सकते हो। क्यों नहीं बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इसका नहीं होता है। समझ में आया। अब मान लो कि मैंने यहां से चला, ऐसे 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 करके ऐसे यहां पर पहुंच गया, ऐसे आ गया, ये आपको यहां से यहां तक आया गया, आना है, तो ये जो डिस्टेंस कवर किया ना, ये डिस्टेंस, इसमें कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है। लेकिन यहां से यहां की अगर हम बात करते A to B, तो यहाँ स्पेसिफिक डायरेक्शन है, तो स्पेसिफिक डायरेक्शन के चलते यहाँ पर ये वेलोसिटी जो है वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन स्पीड वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। ये आपको समझना होगा, इसीलिए मैंने लिखा स्पेसिफिक डायरेक्शन, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझना होगा। अब यहाँ पर हमको आपको बताना है कि स्पीड इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, देख लो भाई, डिस्टेंस बाय टाइम होता है। ये तो डिस्टेंस लिया, टाइम टेकन तो यहाँ भी हो रहा है, टाइम टेकन यहाँ हो रहा है, टाइम टेकन यहाँ भी हो रहा है, लेकिन इसमें स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है, इसीलिए ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, लेकिन इसमें स्पेसिफिक डायरेक्शन है, इसलिए वेक्टर क्वांटिटी है। स्पष्ट है। तो जो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है उस पे आप तीर का निशान नहीं लगाओगे, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है तो उस पे तीर का निशान नहीं लगेगा। तो आखिर ये क्वांटिटी कहलाएगा क्या, तो इसके क्वांटिटी के बारे में जानना होगा। उसी क्वांटिटी के बारे में मैंने यहां लिखा कि जिस पे डायरेक्शन नहीं होगा वो क्या होगा, जिस पे डायरेक्शन नहीं होगा वो हो जाएगा आपका स्केलर क्वांटिटी। अब ये स्केलर क्वांटिटी के बारे में ये लिखा मैंने, दैट फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैज ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड नॉट अ डायरेक्शन। ठीक, उसमें डायरेक्शन नहीं होता है, कोई इसका फिक्सिंग नहीं है कि ये इसी डायरेक्शन में जाएगा, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, कि उसका क्या डायरेक्शन है, स्पेसिफिक डायरेक्शन उसमें नहीं। ठीक है, स्पेसिफिक डायरेक्शन उसमें नहीं। ये जनरल लॉ को फॉलो करता है, जहां भी जाओ, जैसे भी जाओ, कैसे भी आप जोड़ सकते हो, उससे कोई मतलब इसको नहीं है। फॉलो ऑफ जनरल लॉ, एडिशन ऑफ वेक्टर इज कॉल्ड क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। क्लियर है। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्केलर क्वांटिटी, इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे। अब ये होता कौन कौन सा है सर, तो स्पीड आपका कौन सा क्वांटिटी है सर, स्केलर क्वांटिटी। स्पीड को हम लोग क्या लिखते हो, एस से डिनोट करते हो सपोज, तो इस पे वेक्टर का चिन्ह नहीं लगेगा। ठीक, तो ये एस जो है ना वो आपका क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा, ये आपका स्केलर हो जाएगा। क्लियर है। अब मान लीजिए हमने लिख दिया यहाँ पे मास। ठीक है, मास के पास कोई तो मैग्नीट्यूड, केवल मैग्नीट्यूड होता है, उसका कोई डायरेक्शन है नहीं, इसीलिए मास कौन सा क्वांटिटी हो जाए, स्केलर क्वांटिटी हो जाए। टाइम क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा, क्योंकि इसका स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं। क्लियर। अब देखिए इसको डिनोट कैसे करेंगे, अब इस पे वेक्टर का साइन नहीं लगा, अब इस पर मान लो कि वेक्टर का साइन लगा दिया, लग गया भाई इस पर, तो इसको हमको क्या बनाना है, स्केलर बनाना है। तो इसको क्या कर दो, केवल मैग्नीट्यूड, ये चिन्ह लगा दोगे तो ये क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। अब मान लीजिए, अब मैंने इसको क्या पढ़ा, वेक्टर ए, लेकिन जैसे इसमें ऐसा लगा दिया तो पड़ गई है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। इसको क्या पढ़ेंगे हम, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, दिस इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। अब देखिए, अब यहां पर आप लिख देते हो ऐसा,
m लिख दिया, इस पर वेक्टर का चिन्ह दे दिया, इसको पढ़ेंगे वेक्टर m, इसको पढ़ेंगे हम वेक्टर m, ओके। लेकिन जैसे आप इस पे ऐसे कर देते हो, ऐसे लगा देते हो, तो इसको पढ़ेंगे स्केलर m, ये स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर m, इसको पढ़ेंगे हम स्केलर m, है स्केलर m, स्केलर m, या इसी को दूसरे नाम क्या पढ़ेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर m। स्पष्ट है? यानी जिस पे मैग्नीट्यूड लगा दोगे वो बन जाएगा एक स्केलर, मैग्नीट्यूड लगा दोगे बन जाएगा स्केलर, मतलब उसमें केवल मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो ये चीज आपको मैंने बता दिया वेक्टर और स्केलर को कैसे डिनोट किया जाता है। अब यहाँ पे तो ये बात तो आप समझ गए। अब इसमें एक तीसरी चीज है एडिशन लॉ ऑफ वेक्टर, एडिशन लॉ ऑफ वेक्टर। आखिर एडिशन लॉ ऑफ वेक्टर को क्यों बनाया गया, एडिशन लॉ ऑफ वेक्टर क्यों बना, क्या जरूरत पड़ी उसकी बनाने की? तो क्या हुआ, उसके बीच का मैग्नीट्यूड निकाला जाता है, दो वेक्टर क्वांटिटी के जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकाला जाएगा, उस मैग्नीट्यूड को निकालने के लिए, रिजल्टेंट को फाइंड करने के लिए यहाँ लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का पालन करना पड़ा और लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का लागू करना पड़ा। तो कैसे निकलता वो हम अभी आपको दिखाते हैं। चलिए देखिए, अब जो हम आपको बताने वाले हैं वो है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर और लॉ ऑफ वेक्टर के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो लॉ और प्रॉपर्टी दोनों दिखाएंगे। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है वो देख लीजिए। टू और मोर वेक्टर क्वांटिटी, टू और मोर वेक्टर क्वांटिटी कैन बी एडेड when their unit and dimension are same। ये पहला प्रॉपर्टी है। दूसरा प्रॉपर्टी है टू और मोर वेक्टर क्वांटिटी कैन बी सबट्रैक्टेड when their unit and dimension are same। तीसरा प्रॉपर्टी है कि टू और मोर वेक्टर क्वांटिटी कैन बी मल्टीप्लाई टुगेदर। और चौथा प्रॉपर्टी है कि टू और मोर वेक्टर क्वांटिटी कैन बी डिवाइड टुगेदर। तो सबसे पहले के बारे में मैं बात करूं कि आपको यह समझना है कि दो या दो से अधिक वेक्टर क्वांटिटी को आप कब जोड़िएगा, जब उसका यूनिट एंड डायमेंशन सेम होगा। यानी अगर इसकी बात करते हैं, पहला प्रॉपर्टी जो लिखे हैं टू और मोर वेक्टर क्वांटिटी कैन बी एडेड व्हेन देयर यूनिट एंड डायमेंशन आर सेम। तो अगर एक वेक्टर क्वांटिटी ए है तो दूसरा वेक्टर क्वांटिटी भी ए होगा या बी होगा, वेक्टर ही होगा दोनों, तभी आप उसको जोड़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक वेक्टर क्वांटिटी है दूसरा स्केलर क्वांटिटी, आप उसको जोड़ दीजिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। नंबर एक बात। और आप पहले से भी पढ़ते आ रहे हो कि 2 रुपया को 2 केजी के साथ जोड़ा नहीं जा सकता है। या तो रुपया ए भी रहेगा तो रुपया ए भी रहेगा, केजी रहेगा तो केजी रहेगा। लेकिन 2 रुपया प्लस 2 केजी बराबर 4 रुपया केजी, इसको हम नहीं लिख सकते, ये पॉसिबल नहीं। इसलिए जोड़ने में यूनिट एंड डायमेंशन बहुत मुख्य भूमिका निभाता है। उसी तरीके से 5 रुपया में से 3 केजी को घटाइएगा तो 2 रुपया केजी इसको नहीं लिख सकते हैं। यानी जोड़ में और घटाव में यूनिट अलग अलग होगा तो आप उसको नहीं जोड़ सकते, ठीक है। लेकिन ये दोनों प्रॉपर्टी हो गया टू और मोर वेक्टर क्वांटिटी कैन बी सबट्रैक्टेड व्हेन देयर यूनिट एंड डायमेंशन आर सेम। यानी जोड़ने में भी यूनिट एंड डायमेंशन सेम होना चाहिए और घटाने में भी यूनिट एंड डायमेंशन सेम होना चाहिए। लेकिन हम लोग देखते हैं मल्टीप्लाई में कि टू और मोर वेक्टर क्वांटिटी कैन बी मल्टीप्लाई टुगेदर। दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या बन जाता है, देखिए मल्टीप्लाई टुगेदर का क्या मतलब हुआ कि आप उसको गुना करना है। तो गुना करने में यहाँ पे मैंने कंडीशन नहीं लिखा कि यूनिट एंड डायमेंशन से। तो देखते हैं कि आखिर ये कहाँ तक के जो मैंने लिखवाया है बात सही है उसको। तो आपने क्या पढ़ा है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो भाई? अब बताइए कि मास का यूनिट क्या होता है, केजी। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब यूनिट अलग अलग है फिर भी इसको मल्टीप्लाई किया गया है। क्लियर है? यानी कि मल्टीप्लाई में यूनिट एंड डायमेंशन सेम हो ये जरूरी नहीं है, डिफरेंट होने के बाद भी मल्टीप्लाई किया जा सकता है। उसी तरीके से यहाँ से एक्सेलरेशन निकालिएगा
तो फोर्स बटे क्या लिखिएगा, मास। फोर्स का यूनिट क्या आता है, न्यूटन। मास का यूनिट क्या आता है, केजी। न्यूटन पर केजी हो गया, मतलब इसका यूनिट डिफरेंट है, फिर भी इसको डिवाइड किया गया। यानी कि मल्टीप्लाई में यूनिट एंड डायमेंशन सेम हो ना हो कोई मतलब नहीं है, डिवाइड में यूनिट एंड डायमेंशन सेम हो ना हो कोई मतलब नहीं है, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन में यूनिट एंड डायमेंशन सेम होना जरूरी है। स्पष्ट हो गया। अब आपको हम बताए थे एडिशन लॉ ऑफ वेक्टर। एडिशन लॉ ऑफ वेक्टर में क्या होता है आप जान लीजिए कि एडिशन लॉ ऑफ वेक्टर अगर आपको कहता है करने के लिए तो जोड़ने आना चाहिए। अब जोड़ने का तो कुछ लॉ होना चाहिए, नियम होना चाहिए, ऐसे तो हम जोड़ नहीं सकते हैं। तो इसके बारे में आपको हम पिछले वीडियो में जोड़ने का कुछ थोड़ा सा आपको बताया था। आज हम थोड़ा सा और इसके विशेष बारे में बात करेंगे। अगर दो वेक्टर क्वांटिटी को जोड़ना होगा तो यूनिट एंड डायमेंशन तो सेम होना चाहिए, बशर्ते उसमें एक कंडीशन लगा होता है कि अगर दो या दो से अधिक वेक्टर को जोड़िएगा तो एक का हेड होगा तो दूसरे का टेल होगा। हेड टू टेल कनेक्ट कर सकते हैं, हेड टू हेड कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। हेड टू हेड कनेक्ट नहीं होगा, टेल टू टेल कनेक्ट नहीं होगा। जब भी कनेक्ट होगा हेड टू टेल, हेड टू टेल, मतलब एक का पूंछ होना चाहिए दूसरे का माथा होना चाहिए, तभी आप उसको जोड़ सकते हो। एक का माथा पर पूंछ को रख देना है, माथा पर पूंछ को रख देना है और आगे बढ़ते हुए चला जाना है। यही बात लिखी है कि वन वेक्टर हेड कनेक्टेड टू अनदर वेक्टर टेल। और मैंने लॉ लिखा है कि इफ टू और मोर वेक्टर क्वांटिटी कैन बी एडेड हेड टू टेल, एक का हेड होना चाहिए दूसरे का टेल होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, अगर मैंने इसको लिया वेक्टर ए, इसको लिया वेक्टर बी, इसको लिया वेक्टर सी, अब इसको जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे? वेक्टर ए के माथा पर कौन रख देंगे? वेक्टर बी को। इसके माथा पर किसको रख देंगे? वेक्टर सी को। लेकिन वेक्टर सी का क्या है? टेल। वेक्टर बी का क्या है? टेल। तो इस तरीके से कनेक्ट करेंगे तो ये आपका एडिशन लॉ ऑफ वेक्टर कहलाता है। और यहाँ पर इसको हम जोड़ेंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा? रिजल्टेंट वेक्टर बन जाएगा। ये बन जाएगा आपका रिजल्टेंट वेक्टर। क्लियर? यानी हेड टू हेड जैसे ही कनेक्ट कर दीजिएगा और टेल टू टेल जिसको कनेक्ट कर दीजिएगा वो आपका रिजल्टेंट वेक्टर बन जाएगा। तो ये जोड़ने का नियम है। अब इस जोड़ने से हमको क्या मिलता है? ये जोड़ने का दो लॉ तैयार यहाँ से होता है। एक होता है कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर, दूसरा होता है एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर। मतलब वेक्टर ए प्लस बी को अगर बी प्लस ए के साथ जोड़िएगा तो रिजल्ट में कोई परिवर्तन नहीं होगा। दिस लॉ इज सेड टू बी कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर। अगर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी को अगर हम जोड़ देते हैं यहाँ से वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, तभी ये दोनों का रिजल्ट आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। अर्थात वेक्टर क्वांटिटी का जो एडिशन है, एडिशन लॉ ऑफ वेक्टर है, वो दो लॉ को फॉलो करता है, एक कॉम्यूटेटिव लॉ और दूसरा एसोसिएटिव लॉ। इसको हम प्रूफ करके अभी दिखाएंगे। इससे पहले आपको हम बताएंगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कैसे निकाला जाता है। तो अभी हम दिखाएंगे कि टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर फ्रॉम वेक्टर ए टू वेक्टर बी, इसके बारे में आप देखिए। चलिए देखिए, अब हमको करना है टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है। रिजल्टेंट वेक्टर के बारे में पिछले वीडियो में आपको हम बताएं, जब दो वेक्टर को हम जोड़ते हैं, और अभी भी बताएं, दो वेक्टर क्वांटिटी को जो हम जोड़ते हैं उस वेक्टर क्वांटिटी का रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट क्या होता है आप देख लो। ये आपका कौन सा क्वांटिटी है? इसको हम मान लिए वेक्टर ए और इसको हम मान लिए वेक्टर बी। तो इस दोनों को जब हम जोड़ेंगे तभी हमको क्या प्राप्त होगा? रिजल्टेंट। अभी चर्चा किए, तो इसको जोड़ना होगा हमको, तो इस वेक्टर ए पर किसको रखना होगा? वेक्टर बी को। तो वेक्टर बी के किसको रखना होगा? टेल को। तो ये आपका वेक्टर ए है
और इसके टेल को इस पर मैंने डाल दिया, तो ये आपका क्या बन गया वेक्टर बी। और मैंने क्या बोला, रिजल्टेंट वही होता है जो टेल टू टेल और हेड टू हेड कनेक्ट होता है। तो इसको जब आप कनेक्ट कर दोगे तो ये आपका टेल टू टेल और हेड टू हेड हो जाएगा। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के ये आपका क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा। मैंने ये प्रूफ करके बताया था कि रिजल्टेंट वेक्टर ये कैसे बनता है। तो मैंने एक डायग्राम बनाया था ए बी सी, और एक पोजीशन वेक्टर के माध्यम से मैंने साबित किया था कि इतना प्लस इतना इक्वल टू इतना होता है। ये प्रूफ पिछले वीडियो में मैंने बताया था सर, देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे सीधे तौर पे आप समझ लीजिए कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर वही होता है जो फर्स्ट के टेल से और सेकंड के हेड से टेल टू टेल और हेड टू हेड कनेक्ट होता है, वही उसका रिजल्टेंट होता है। अब रही बात, आपको निकालना क्या है, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब यहां से लेके और यहां के बीच की दूरी, कितने एग्जैक्ट डिस्टेंस है वो डिस्टेंस निकालना है। अब भाई डिस्टेंस निकालना है तो मुझे क्या करना होगा, इस वेक्टर क्वांटिटी को हमको स्केलर क्वांटिटी में कन्वर्ट करना होगा, और स्केलर क्वांटिटी में कन्वर्ट करोगे तो क्या लगाओगे, मॉड लगा दोगे। तो हमने क्या बोला कि दो या दो से अधिक वेक्टर को आप कब जोड़ोगे, जब उसका यूनिट एंड डायमेंशन सेम होगा। तो अगर ये मैग्नीट्यूड के रूप में है तो इसको भी करना होगा मैग्नीट्यूड के रूप में, और इसको भी करना होगा मैग्नीट्यूड के रूप में। अब ये तो जोड़ने मैंने आ गया, अब इसके एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगा, तो कैसे निकलेगा सर, मैं इसको तो स्केलर क्वांटिटी बन गया सर, ये भी स्केलर क्वांटिटी बन गया, लेकिन हमको ये पता नहीं है कि ये कितना है, क्या है, कौन लॉ लग रहा है, यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजन हो गया। तो हम लोगों ने ज्योमेट्री में 9th में 10th में पढ़ा है कि किसी भी शेप को हम थोड़ा सा आगे पीछे लाइन के माध्यम से घटा सकते हैं और बढ़ा सकते हैं, और उसको जोड़ते हैं किसी लॉ लगा के, तो उसके रिजल्टेंट में कोई अंतर नहीं होता है। तो मैंने क्या किया, अभी इस ट्रेंगल का एक एग्जैक्ट प्रारूप पता है नहीं कि इसमें कोई लॉ लगेगा, तो मुझे एक ऐसा ट्रेंगल का फॉर्मेशन करना है जहां से एक नियम लागू होना शुरू हो जाए। तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा इसको बढ़ा दिया, बढ़ाने के बाद मैंने यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दिया। अब डालने के बाद मुझे एक राइट एंगल ट्रेंगल दिखने लगा, और जब राइट एंगल ट्रेंगल दिखने लगा तो इतना का डिस्टेंस का स्क्वायर प्लस इतना का डिस्टेंस का स्क्वायर इक्वल टू इतना का डिस्टेंस का स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम लागू हो रहा है। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम हमने थोड़ा सा इसमें दिमाग लगा लिया, तो इसको राइट एंगल ट्रेंगल बना लिया। अब आपके दिमाग में बात आ रहा होगा, सर तो मुझे तो यही डिस्टेंस पता है, केवल मैग्नीट्यूड लगाए हो तो ये ए था, और ये डिस्टेंस पता है, मैग्नीट्यूड लगा के बी कर लिया। सर ये डिस्टेंस तो हमें पता नहीं है, डिस्टेंस हमें पता नहीं है, तो सर कैसे निकलेगा। तो मैंने यहाँ पर एक थीटा एंगल को मान लिया, जैसे ही थीटा मानोगे तो बन जाएगा ये परपेंडिकुलर और ये बन जाएगा बेस। तो अब इस ट्रेंगल का कुछ नाम कर दीजिए, ए बी सी और ये डी। एबीसी ट्रेंगल में इसको निकालना है, तो मैं क्या करूं, यह आपका क्या है, बेस है, ये आपका क्या है, हाइपोटेनस है। बेस और हाइपोटेनस के बीच में किसका संबंध है, तो कॉस थीटा का। तो लिखेंगे कि सिंस कॉस थीटा इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, बी बाई एच। बी कौन है, डी सी, एच कौन है, बी डी। क्लियर, बी डी के जगह पर कौन मान है, बी। तो कॉस थीटा इक्वल टू डी सी बाई बी कर दीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कीजिएगा, तो डी सी इक्वल टू निकल जाएगा बी कॉस थीटा। यानी ये डिस्टेंस तो हम पता कर लिए कि सर ये बी कॉस थीटा हो गया। अब इस डिस्टेंस की बात करना है, तो ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का संबंध कहाँ मिलता है, साइन में। तो लिखेंगे फिर से सिंस साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, यानी BC बटा BD।
अब यहाँ साइन थीटा इज इक्वल टू BC बटा BD के जगह पर कौन है B, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करिए, B साइन थीटा इज इक्वल टू क्या निकल गया BC, यानी अब BC का मान हमको पता चल गया B साइन थीटा। अब जरा सोचिए, ये हो गया B साइन थीटा, ये हो गया B कॉस थीटा, ये हो गया A, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कथी हो गया A प्लस B कॉस थीटा हो गया। बाई पाइथागोरस थ्योरम लागू होना शुरू हो जाएगा। बाई पाइथागोरस थ्योरम आप क्या पढ़े हो कि AB का स्क्वायर जो होता है वह AC का स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के बराबर होता है। अगर स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या लगेगा, रूट लग जाएगा, तो रूट अंडर AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, रूट अंडर AC के जगह पर क्या है A प्लस B कॉस थीटा, मतलब A प्लस B कॉस थीटा का होल स्क्वायर, BC के जगह पर B साइन थीटा का होल स्क्वायर। सॉल्यूशन कर दीजिए, A प्लस B का होल स्क्वायर A स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा प्लस B स्क्वायर, मतलब B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहाँ देखिए आप A स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा, B स्क्वायर दोनों में से कॉमन हो गया तो क्या लिखाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब भाई देखो यहाँ पर क्या हो गया A स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 में B स्क्वायर से गुना करोगे तो B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा हो गया। यानी AB को क्या आपने लिखा है रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हेंस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इक्वल टू अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा, और ये आपका फॉर्मूला हो जाता है रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का। यानी दो वेक्टर के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत सारा न्यूमेरिकल्स बनता है, बहुत सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन होता है। अब यहाँ पर समझिए कि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा, थीटा के मान को जैसे जैसे हम बदलेंगे वैसे वैसे रिजल्टेंट का वैल्यू भी बदल जाएगा। अब इसमें मान लीजिए यहाँ फर्स्ट केस में देखते हैं कि इफ थीटा इज इक्वल टू, आप लेते हो कितना, देखिए कॉस का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, कॉस मैक्सिमम वैल्यू किस पर होता है 0 डिग्री। तो इफ थीटा इज इक्वल टू 0 लेंगे देन यहां से हमको क्या मिल जाएगा आर मैक्सिमम। अब यहां समझ लीजिए इस रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड को किस किस चीज से डिनोट करेंगे, तो पहला डिनोट करेंगे किससे आर से, दूसरा को किससे डिनोट करेंगे A प्लस B के मैग्नीट्यूड से, मतलब इस रूप में लिखा रहे इस रूप में वेक्टर A प्लस B के मैग्नीट्यूड पूछेगा तो यही फॉर्मूला लगाइएगा, केवल R पूछेगा तब भी यही फॉर्मूला लगाइएगा, और R के मैग्नीट्यूड पूछेगा तब भी यही फॉर्मूला लगाइएगा। ठीक है, तो अब बताइए वेक्टर R के मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, R के बराबर, 0 डिग्री ले रहे हैं इसलिए क्या हो जाएगा R मैक्सिमम। तो R मैक्सिमम बराबर कितना हो जाएगा जरा सोचिए, थीटा का मान कितना लिए हैं 0, तो cos 0 का मान कितना होता है 1 होता है, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, ये किसी का फॉर्मूला होता है A प्लस B के होल स्क्वायर का, मतलब रूट अंडर A प्लस B का होल स्क्वायर, रूट खत्म हो जाएगा तो A प्लस B हो जाएगा। मतलब अगर R मैक्सिमम निकालना होगा तो क्या फॉर्मूला लगेगा, केवल दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड को जोड़ दीजिएगा तो क्या निकल जाएगा R मैक्सिमम निकल जाएगा। अब यहीं से R मिनिमम निकालना होगा तो क्या करेंगे, थीटा की जगह पर मिनिमम कितना डिग्री पर वैल्यू होता है 180 डिग्री पर, तो R मिनिमम निकालने के लिए थीटा का मान कितना लेना होगा 180 डिग्री।
यानी अगर आप लेते हो यहाँ पे सेकेंड केस में इफ थीटा इजिकल टू 180 डिग्री, देन यहां से क्या निकलेगा आर मिनिमम। आर मिनिमम तो लिखेंगे कि सिंस आर इज इक्वल टू क्या होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो हेंस आर क्या लिखना पड़ेगा मिनिमम इजिकल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 डिग्री की वैल्यू -1 में ए बी से गुना करेंगे तो यहाँ पर प्लस प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, यानी यहाँ पर वैल्यू हो गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यह किसी का फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला होता है तो रूट अंडर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। और ए माइनस बी का जब होल स्क्वायर हो गया तो आपको पता है रूट में है तो क्या होगा रूट से बाहर हो जाएगा। तो आर मिनिमम का वैल्यू कितना हो गया ए माइनस बी, यानी यहां से आर मिनिमम का वैल्यू भी आप निकाल लीजिए। तो आर मिनिमम का वैल्यू आपने देख लिया, आर मिनिमम इजिकल टू ए माइनस बी। ठीक है, ऐसे भी बना सकते हैं। और अगर दोनों का मैग्नीट्यूड पता है डायरेक्ट में तो आर मिनिमम पूछेगा तो घटा दीजिएगा, आर मैक्सिमम पूछेगा तो जोड़ दीजिएगा। अब आपसे पूछता है तीसरा केस है, देखिए इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री लीजिएगा देन क्या हो जाएगा। तो आर का फॉर्मूला तो आपको पता ही है कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बराबर क्या होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब यहाँ पे कॉस थीटा की जगह पर कितना रखिएगा 90 डिग्री। तो क्या फर्क पड़ने वाला है, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। कॉस 90 का मान कितना होता है 0 डिग्री, बस निकल गया। बस कुछ नहीं करना है, आप थीटा के मान बदलते जाइए और वैल्यू पाते जाइए। तो r इजिकल टू अंडर रूट क्या लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 का वैल्यू 0 तो पूरा वैल्यू 0, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हेंस r इजिकल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये फार्मूला हो जाएगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि थीटा बदल रहा है तो उसके वैल्यू में भी परिवर्तन हो रहा है। तो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड निकालते हैं वो किस पर डिपेंड्स कर रहा है थीटा पर, यानी थीटा बदलोगे तो इसका रिजल्टेंट भी बदलेगा। कभी मैक्सिमम हो सकता है, कभी मिनिमम हो सकता है। जरूरी नहीं है कि आपको 180 डिग्री पर दे, 90 डिग्री पर दे, 0 डिग्री पे दे। आपको 60 डिग्री पर भी निकालने के लिए प्रश्न पूछ सकता है, 30 डिग्री पर भी निकालने के लिए पूछ सकता है। मतलब जो उसको इच्छा होगा वो आपसे पूछ सकता है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, थीटा का मान पता है तो आपको ये सब कुछ निकालने आ जाएगा और आराम से इसको बना लीजिएगा। हम लोग इस थ्योरी पर अगले वीडियो में, अगले क्लास में आपको हम न्यूमेरिकल भी कराएंगे और रिजल्टेंट का डायरेक्शन भी बताएंगे, वो कैसे निकाला जाता है उस पर भी डिस्कस करेंगे। और आपको यहाँ बहुत कुछ समझ में आने लगा होगा कि कॉम्यूटेटिव लॉ यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर मैं वेक्टर a प्लस बी, यहाँ पे जो मैंने कॉम्यूटेटिव लॉ लिखा है तो आप क्या देख रहे हो वेक्टर a प्लस वेक्टर b का जो मैग्नीट्यूड है वही रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है, वही r है। तो भाई a प्लस बी के मैग्नीट्यूड करोगे तो फॉर्मूला क्या निकलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अगर यहाँ पे वेक्टर b प्लस वेक्टर a के मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या देगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ba कॉस थीटा दे देगा। तो क्या इसका रिजल्टेंट जो होगा 90 डिग्री पर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ba कॉस थीटा या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, कोई अंतर पड़ने वाला है? उसका भी निकलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और b प्लस ए का भी निकालेंगे तब भी निकलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसीलिए यह कॉम्यूटेटिव लॉ को पालन करता है। यानी आप लिख सकते हो कि वेक्टर a प्लस वेक्टर b का जो मान होगा वो वेक्टर b प्लस वेक्टर a के बराबर होगा और दोनों के मैग्नीट्यूड भी आपस में इक्वल होता है। अर्थात यह कॉम्यूटेटिव लॉ को पालन
करता है। तो कॉम्यूटेटिव लॉ हम दिखा दिए इसी माध्यम से। दूसरे माध्यम से आप देख सकते हो कि वेक्टर बी है, यहाँ पे वेक्टर ए को अगर आप कनेक्ट कर दोगे, इसका रिजल्टेंट निकालोगे, तब भी वो क्या होगा, आपका कॉम्यूटेटिव लॉ ही बनेगा। मतलब दिस प्लस दिस इज इक्वल टू, दोनों आपस का रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाएगा। यानी कि हमने क्या देखा कि कॉम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ में अब कितने वेक्टर आ जाएंगे, 3 वेक्टर आ जाएंगे। तीनों वेक्टर को आगे पीछे जोड़ देने से रिजल्ट में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसीलिए एसोसिएटिव लॉ को ये पालन करता है। तो हमने देख लिया कि वेक्टर क्वांटिटी के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है। अब एडिशन की बात खत्म हो गई। अब हम लोग इसका टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ वेक्टर में मैंने कुछ वेक्टर के बारे में फर्स्ट वीडियो में बताया है, और नेक्स्ट वीडियो में इससे पूरे विस्तार पूर्वक आपको पढ़ाएंगे। आज यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।